हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 4.2 का। और प्रश्नावली 4.2 का जो पहला सवाल है इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है गाइस। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके जल्द से जल्द देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्नावली 4.2 को समाप्त करके जाने वाले हैं। तो दोस्तों जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के क्रम में आपका जो प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आज हल करेंगे। क्या कह रहा है, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण एक हम लोग देखते हैं वो किस कहां पर दिया गया है। तो पेज नंबर 79 पर उदाहरण एक में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, वहां से हम लोग क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्या कर रहा है, जान और जीवंती। देखिएगा आपको जो है सवाल उदाहरण नंबर एक पे जाके देखिएगा, उसमें कह रहा है जान और जीवंती दोनों के पास मिलकर 45 कंचे हैं। जान और जीवंती इधर समझते हैं, थोड़ा रफली टाइप सवाल लेते हैं भाई। जब सवाल आपको दिमाग में आ जाएगा तो आप चाहे जो भी सवाल हल कर सकते हो। ऐसा कई सवाल है, जैसे ये कोई जान हो गया, ये कोई क्या हो गया, जॉन हो गया भाई, ये जॉन हो गए। और ये कोई जीवंती हो गई, ये कोई क्या हो गई, जीवंती हो गई। चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अब मैं इमेजिन करता हूं, मान लेता हूं जान और जीवंती के पास टोटल गोलियां थी 20। कितने थे, 20। अब जान बता देता है कि मेरे पास 5 गोलियां हैं। जान बोल रहा है मेरे पास कितनी गोलियां हैं, 5। तो आप आराम से बता सकते हो 20 में से 5 घटा दोगे 15 गोलियां हो जाएगी। यदि जॉन बोलता है मेरे पास 6 गोलियां हैं तो इसके पास कितनी गोलियां होगी, 14 गोलियां। कैसे पता चला, 20 में से 6 माइनस कर दिया, मतलब टोटल में से जो एक के पास है वो आप माइनस कर दे रहे हो। कर रहे हो नहीं माइनस कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद क्या करा, ये बोला कि मेरे पास 10 गोलियां हैं तो इसके पास 10 गोलियां हो जाएगा। ये बोला मेरे पास 12 गोलियां हैं तो इसके पास 8 गोलियां हो जाएगा ना। यानी टोटल में से एक की गोली घटा दी जा रही है। तो वैसे वो बोल रहा है कि दोनों के पास, जान और जीवंती के पास मिला के 45 गोलियां हैं। अब दोनों में से किसी का नहीं पता कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है। तो मैं एक का मान लेता हूं, जॉन के पास x गोलियां हैं, इधर जीवंती के पास बच जाएगा 45 माइनस एक्स। बात समझ रहे हैं ना। तो यही प्रोसेस यहां पर हम लोग अपनाने वाले हैं। तो चलिए, तो सवाल के अनुसार माना जॉन के पास कंचों की संख्या, क्या, कंचों की संख्या x है। जान के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, आपको पता होना चाहिए। जीवंती के पास कंचों की संख्या होगी, ध्यान से देखिएगा, 45 माइनस एक्स। आपको समझ में जरूर आया होगा दोस्तों कि कहां से आ रहा है 45 माइनस एक्स। आगे लाइन पढ़ते हैं। करा है, अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों कितने कंचे खो देते हैं, 5 कंचे। जान भी 5 कंचे खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देता है। चलिए मान लेते हैं कि 10 कंचे इसके पास थे, 10 कंचे इसके पास थे। ये एग्जांपल उठाते हैं, 12 कंचे वाला और 8 कंचे वाला। यदि जान 5 कंचा खो देता है तो 12 में से 5 घटा दोगे 7, और यह 5 कंचा खो देता है तो 8 में से 5 घटा दिए 3। यानी जो जो कंचे खो रहे हैं उसके कंचे को घटा दो। तो लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास बचे कंचों की संख्या, बचे कंचों की संख्या
कितनी हो जाएगी गाइज, x में से -5 कर दोगे क्योंकि 5 कंचे खो दिया है वो, यही ऐसे उसके भी हो जाएगा। 5 कंचे खोने के बाद जीवंती, क्या जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल। भाई इतना तो पहले था ही उसके पास 45 माइनस एक्स, अब 5 कंचा खो दिया है तो 45 में से 5 घट जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद 40 माइनस एक्स बचा है और जॉन के पास कितना बचा, एक्स माइनस 5 बचा है। अब कह रहा है कि उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी जब कंचा खो देता है तो x माइनस 5 है और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स है, इन दोनों का गुणनफल 124 के बराबर है, प्रश्नानुसार कह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, यहाँ प्रश्नानुसार लिखते हैं। ऐसे ही गाइस आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना रहता है, जरा सा भी आलस्यपन नहीं दिखाना है, स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करना है। प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल अर्थात x माइनस 5 गुणे हो जाएगा 40 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 124 के। चलिए अब बुक को हम लोग रख देते हैं और इसको एकदम आसान तरीके से सबसे गुणा कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं, x का गुणा 40 से करेंगे तो 40x आएगा, x का गुणा x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, 5 का गुणा 40 से करेंगे तो माइनस 200 आ जाएंगे, -5 और x का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x आ जाएगा, इक्वल टू 124 आ गए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये माइनस वाला पद पहले करते हैं क्योंकि इसकी घात ज्यादा है, फिर ये आपका कितना है प्लस 40x है, ये प्लस कितना है 5x है, माइनस 200 है, ये 124 उधर प्लस है, बराबर किधर आएगा तो माइनस 124 इक्वल टू 0 हो गए। चलिए अब ये आपको लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, 40 और 5 जोड़ देंगे तो 45x हो जाएगा, फिर दो माइनस माइनस प्लस होता है तो 200 में 124 जोड़ देंगे तो माइनस 324 इक्वल टू 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। अब आगे माइनस अच्छा नहीं लगता तो माइनस से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, तो माइनस से गुणा करने पर, तो जैसे ही माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 45x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 324 बराबर 0, ये आपका आ गया। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं तो जान और जीवंती के पास गोलियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए गाइस, हम लोग इससे पहले वाले भी वीडियो में, इससे पहले वाले अध्याय में भी गुणनखंड निकालना सीखा है। यदि आपको गुणनखंड नहीं आते हैं दोस्तों तो आप जाके कक्षा 9 की वीडियो जरूर देखिए, वहां पर आसान तरीके से, एकदम सरल तरीके से गुणनखंड करने हमने सिखा के रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, 324 का गुणनखंड ऐसा किया जाए, 324 का गुणनखंड ऐसा किया जाए कि जिसको मुझे जोड़ने या घटाने पे 45 मिल जाए। तो चलिए, जब बड़ा फैक्टर आपको प्राप्त हो जाता है तो आप आसानी से उसका एलसीएम निकाल सकते हो दोस्तों। तो 324 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, 2 16 में 32, 2 दूनी 4, 2 8 16, ये हो गए, 3 27 से कटा दोगे, फिर 3 9 27, फिर 3 53 और 3 21। तो इसी में आपको पेयर बनाना है कि क्या बनाया जाए जिससे हो जाए, 2 दूनी 4, 3 12, ये हो गए, फिर 3 त्रिका 9, त्रिक 27, 27 और 12 जोड़ दोगे तो कभी भी 45 आने वाला नहीं। क्या आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो सोचो क्या जोड़ा बनाया जाए कि जिससे कि आ जाए आपके, सोचिए जरा सा क्या जोड़ा बनाया। चलिए देखिए, सोचते हैं। ये देखिएगा, अब हम क्या करते हैं कि 2 6 त्रिक 18, ये ले लेते हैं, 3 त्रिका 9, 2 18 दूनी 18, 18 36 आ गए, अब नहीं आने वाले 36। अब देखिएगा एक और बढ़ाते हैं, देखिए 3 त्रिका 9, 9, फिर ये देखिए 9 दूनी 18 दूनी 36, यानी 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ये पेयर बना लेते हैं, और एक बचा है 3 गुणे 3, ये बचा है, देख लीजिएगा। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36, 3 त्रिका 9, 36 और 9 जोड़ दोगे 45 आ जाएंगे।
36 9 जोड़ दोगे 45 और 36 गुणे 9 कर दोगे 324 आ जाएंगे। यानी मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर, यहाँ 45 एक्स के स्थान पे आ जाएगा 36x माइनस 9x और प्लस कितना आ जाएगा 324 बराबर 0। दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ x बच गया, यहाँ माइनस 36 बच जाएगा। फिर दोनों में यहाँ क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 9 है तो माइनस 9 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ x बच रहा है, 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिएगा 9 तेरिक 27, फिर 5 बच गया, 9 छक्के 54, ये आ गए। अब दोनों कोष्टक में आपका कॉमन क्या है, दोनों कोष्टक में x माइनस 36 यहाँ कॉमन है, तो बचा क्या, x माइनस 9 बराबर 0। एक बार x माइनस 36 जीरो के इक्वल करेंगे, एक बार x माइनस 9 जीरो के इक्वल करेंगे। चलिए करते हैं। तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, माइनस 36 बराबर उधर जाता है तो प्लस 36 हो जाता है, अर्थात x की वैल्यू एक यहाँ पर ये प्राप्त हुई है। अब एक वैल्यू और है, x माइनस 9 इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9, तो ये x की वैल्यू एक और प्राप्त हो गई। ठीक, x की वैल्यू एक क्या हो गई, और प्राप्त हो गई। तो यहाँ x के दो दो वैल्यू प्राप्त हुए, एक तो 36 एक तो 9। तो कंडीशन रखेंगे, जब जॉन के पास 36 गोलियां होंगी तो जीवंती के पास 9 गोलियां होंगी, और जब जॉन के पास 9 गोलियां होंगी तो जीवंती के पास 36 गोलियां होंगी। तो ये लिखा जाएगा दोस्तों, लिखेंगे जब जॉन के पास 36 कंचे होंगे तब जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। और यही अगले स्टेप में आप क्या लिख दोगे, जब जॉन के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास 36 कंचे होंगे। तो दोनों स्थिति आपका क्या है, संभव है। तो गाइज इस प्रकार आपका दूसरे का पहला सवाल यहाँ कंप्लीट होता है। और आपको ये कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात करने वाले सेकेंड पार्ट की, इसी के सेकेंड पार्ट। तो गाइस देखते हैं दूसरे नंबर का दूसरा क्या कह रहा है। इसको आसान तरीके से एकदम पढ़िए और आसान तरीके से सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने निर्मित होते। एक दिन की बात है, उस कुटीर उद्योग में एक खिलौने को क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। कुछ खिलौने निर्मित किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा कि ये कोई कुटीर उद्योग है, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, ये कोई कुटीर उद्योग है और बात कर लेते हैं, उस दिन मंडे का दिन था। कौन से दिन था, मंडे का। और मंडे के दिन वो कुछ खिलौने को निर्मित करता है। कितने खिलौने, मान लेते हैं वो 10 खिलौने मंडे के दिन निर्मित करता है। कितने, 10 खिलौने। कितने, मंडे के दिन वो 10 खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी अब वो 10 खिलौने निर्माण कर रहा है और प्रत्येक खिलौने तो कह रहा है, जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक खिलौने का दाम 40 रुपए है। प्रत्येक खिलौने का दाम 40 है, पर आगे कह रहा है 40 में से आप जितना एक दिन निर्माण किए हो वो घटा दीजिए। तो 40 में 10 निर्माण किए हो तो 40 में से 10 घटा दिए, 30 रुपए। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 30 रुपए है। तो आगे आपका जो प्रश्न कह रहा होगा उसको समझेंगे। पर यहां बात समझिए कि कोई कुटीर उद्योग है, वो कोई एक दिन 10 खिलौने बनाता है और हर एक खिलौने का जो दाम है वो 40 में से एक दिन जितना खिलौने निर्माण कर देता है उसकी संख्या घटाकर जो आती है वो प्राइस हो जाती है। यही प्रश्न आपके बुक में कहना चाह रहा है। तो मान लेते हैं, माना एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है और निर्माण किए गए जो खिलौने का दाम है वो 55 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यही आपका प्रश्न कहना चाह रहा है दोस्तों। तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग लिखते हैं। माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या, माना एक दिन में
निर्मित खिलौने की संख्या क्या है x। माना एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या क्या है x। प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो ध्यान दीजिए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपए में से कितना, 55 रुपए में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने पर जो प्राप्त होगा वो मूल्य का बराबर होगा। तो एक दिन किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत 750 रुपए है। किसी एक दिन जो है क्या कर रहा है, कुल लागत कितना, कुल लागत जो है कितना है 750 रुपए है। कितना है 750 रुपए है। ये आपको कुल लागत दे के बैठा है कि भाई आपको कोई एक दिन आया है, अब उस दिन कितना बर्तन निर्माण किया गया है ये नहीं पता है, और कितना बर्तन का दाम है वो भी नहीं पता है, पर ये पता है कि 55 रुपए में से जितना आप बर्तन निर्माण करोगे वो घटा दो तो वो एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। अब उस एक दिन 750 रुपए कुल लागत आई है, तो आपको खिलौने की संख्या और प्रत्येक खिलौने का मूल्य बताना है। तो आसानी से हम बता सकते हैं। सबसे पहले अगर सोचो कि कराए एक दिन में निर्मित खिलौने इतना है, तो मान लो कोई दुकानदार गया और वो 2 खिलौने खरीदता है और एक खिलौने का दाम 4 रुपए है, तो कुल रुपए उसे 8 रुपए देना पड़ेगा, अर्थात इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 2 के स्थान पे x है, 4 के स्थान पे 55 माइनस x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये मिलना चाहिए, तो इसी हिसाब से चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा भैया आपका, आप जान रहे दोस्तों, जैसे एक पेन जो है आपका 2 रुपए का है तो 4 पेन 8 रुपए का होगा ना, तो पेनों का दाम गुणे पेनों की संख्या बराबर कुल लागत हो जाएगा। तो वैसे यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खिलौने की संख्या क्या है x है, और एक खिलौने का दाम कितना है 55 माइनस x है, बराबर कितने रुपए हैं भैया, टोटल 750 रुपए। प्रश्नानुसार हो गए। x का मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो 55x आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 750। इसको पहले करते हैं, घात बड़ी है इसकी, x स्क्वायर, फिर ये आपका कितना है प्लस 55x है, फिर ये प्लस 750 इधर आ जाएगा बराबर के, तो माइनस 750 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आगे माइनस है, आगे से माइनस हटाने के लिए आप चाहो तो माइनस से गुना कर दो, माइनस से गुना करने पर जब आप माइनस से गुणा कर दोगे तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 55x हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0। अब बातें करते हैं कि मुझे 750 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको जोड़ने या घटाने पे 55 आ जाए। तो आप इसको तो नॉर्मली ढूंढ सकते हैं कि 30 का गुणा 25 से करोगे तो 750 आएगा, और 30 और 25 जोड़ दो तो आपको 55 आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x फिर माइनस 25x, 30 और 25 जोड़ देंगे 55 आ जाएगा, और प्लस कितना है 750 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो बचा क्या x माइनस 30 बचा है। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 25 कॉमन है, यहाँ x बचा, और यहाँ 25 या 75 यानी 30 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो चलिए अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 30 कॉमन है, अगला क्या है x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब एक बार ये पक्ष उसके बराबर करेंगे तो x माइनस 30 बराबर 0, माइनस 30 उधर चला जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। और एक बार x माइनस 25 को 0 के बराबर करेंगे तो माइनस 25 उधर चला जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई, अर्थात आपको 2 उत्तर लिखना है।
तो दो उत्तर कैसे लिखा जाएगा बोर्ड एग्जाम में? लिखेंगे जब निर्मित खिलौने की संख्या 30 है तो 55 में से 30 घटा देंगे 25, तो खिलौने का जो मूल्य है वो 25 रुपए हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। जब निर्मित खिलौने की संख्या जब निर्मित खिलौने की संख्या कितनी है? 30 रुपए। संख्या कितनी है? 30 है। कितना है? 30 है। तो 55 में से 30 घटाओगे तो 25 आ जाएगा। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 25 रुपए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 25 रुपए। मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपए। ठीक, ये पहला स्थिति है। अब दूसरी स्थिति हो जाती है जब निर्मित खिलौने की संख्या 25 होगा। दूसरी स्थिति में क्या होगा? जब निर्मित खिलौने की संख्या जब निर्मित खिलौने की संख्या 25 होगी तो मूल्य क्या हो जाएगा? प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा वो क्या होगा? प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा वो 30 रुपया होगा। तो बस दोस्तों ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यदि आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपके दोस्तों कहीं भी कोई नंबर नहीं कटने वाला। इसीलिए हम लोग किसी भी एक स्टेप को शॉर्ट नहीं करते, जिससे कि आपका आदत बना रह जाए कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। तो जरा सा भी कहीं भी शॉर्ट नहीं करना है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले अगले प्रश्न की। तीसरा क्या कह रहा है दोस्तों? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो आपसे ये ऐसा कर रहा है कि आपको दो ऐसी संख्याएं, मैंने जैसे एग्जांपल ले लिया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका गुणा करने पर क्या है? 12 आए और जोड़ने पे क्या है? 8 आए। जैसे देखिए मैंने क्या कहा, ऐसी दो संख्याएं आप ज्ञात करो जिनका गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने पे क्या है? 8 आए। तो वो इकलौती संख्या क्या है? 6 और 2। 6 दूनी 12 और 6 और 2 जोड़ दिए 8। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या x है। माना एक संख्या क्या है? x है। माना एक संख्या क्या है? x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 27 माइनस एक्स। ये अभी आपने जान और जीवंती वाला सीखा था ना, कि जान और जीवंती 45 थे तो जान के पास x था तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो गया, वही स्टेप। तो 27 माइनस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात प्रश्नानुसार यदि हम चलें तो आपके बुक का जो प्रश्न है वो आपको चलाना चाह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल अर्थात x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182, यानी इन दोनों का गुणनफल करोगे तो 182 आना चाहिए। तो चलिए गुणा करते हैं। x का गुणा 27 से करोगे तो 27x, x का गुणा x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 182। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब प्लस वाला पक्ष इधर लाते हैं। सबसे पहले तो इनको व्यवस्थित करते हैं। माइनस वाले को आगे लिखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना है? 27x है। ये इधर आएगा तो माइनस 182 इक्वल टू कितना? 0। उधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। अब देखो आगे माइनस है तो माइनस हटाने के लिए माइनस से क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। माइनस से गुणा करने पर, क्या करने पर? गुणा करने पर। तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 27x, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस 182 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ से वही पुराना वाला घिसा पिटा प्रोसेस कि 182 का गुणनखंड ऐसा करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे 27 आ जाए। तो चलिए देखते हैं क्या वह कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा होने वाला है। देखते हैं जरा सा क्या आने वाला है भाई। आइए
182 का गुणनखंड लेते हैं। तो ये हो गया 182। चलिए 200 कटाएंगे तो 91 आ जाएगा। फिर 7 से कटाएंगे तो 13 आ जाएगा। फिर 13 से कटाएंगे 1 आ जाएगा। 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 जोड़ दो 27 आ जाएंगे। तो मिल गया कॉम्बिनेशन एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जोड़ दोगे तो 127 आ जाएगा, गुणा करोगे तो 182 आ जाएंगे, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या चीजें हैं, x कॉमन है, तो क्या बचा x माइनस 14 बचा है। अब दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ मुझे प्लस है, तो यहाँ भी प्लस चाहिए, तो माइनस बाहर किए और 13 बाहर करेंगे तभी x बचेगा। और जब माइनस यहाँ से बाहर किए, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ माइनस हो जाएगा और 13 से भाग दोगे तो 14 आ जाएंगे, इक्वल टू 0। दोनों जगह से क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 14, तो बच क्या रहा है भाई, x माइनस 13 बच रहा है, इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 14 उधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा, और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस 13 और प्लस 14, यानी फिर से x के दो वैल्यू प्राप्त हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए देखते हैं आंसर इधर कैसे लिखेंगे। पहली संख्या, जब पहली संख्या क्या होगी, x बराबर 13 होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगा। आप चाहे यहां से घटा लीजिए, 27 में से 13 घटा देंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। ये तो पहली स्थिति में है। जब सेकेंड स्थिति होगी, जब आप क्या कहोगे, जब पहली संख्या क्या, जब पहली संख्या आपका 14 हो, x 14 हो, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या होगी, 13, दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। तो दोनों स्थितियों को आप उत्तर लिख दिया करो। आपका गाइज इस प्रकार लिखने से पूरे पूरे मार्क आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। जल्द से जल्द आप एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले हैं आपके चौथे प्रश्न का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, चौथा प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम क्रमागत संख्याएं जान लेते हैं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रम से आने वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक में जब आप एक जोड़ते हो तो ही आपको दो मिलता है, दो में एक जोड़ते हो तो ही तीन मिलता है, तीन में जब आप एक प्लस करते हो तभी तो चार मिलता है। यानी क्रमागत का मतलब होता है जो आने वाली संख्या है वो पिछले वाली संख्या में एक जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। जैसे चार जो है वो तीन में एक प्लस कर रहे हो तब चार मिल रहा है। यानी यदि हम पहली संख्या x माने तो दूसरी संख्या जो क्रमागत होगी वो x प्लस एक होगी, बस यही तो समझना है। तो माना माना पहली क्रमागत संख्या x है, माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है। कितना है, पहली क्रमागत संख्या कितना है, x है। तो जो दूसरी क्रमागत संख्या होगी वो कितना हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 365 है, दोनों के वर्गों का योग प्रश्नानुसार, क्या दोस्तों, प्रश्नानुसार लिख दो, काम खत्म, बाकी तो हम समझ लेंगे अपना काम। भैया इनका वर्ग, ध्यान से, इनका वर्ग, इनका भी वर्ग, पहले तो वर्ग करो फिर बाकी जो आगे कर रहे हैं ध्यान से। दोनों के वर्गों का योग 365 है, चलो लिख लेते हैं 365, कोई दिक्कत नहीं। अब वर्ग करते हैं भाई, इनका वर्ग के एक्स स्क्वायर, इनका वर्ग करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होता है ना, तो इनका वर्ग करोगे भाई एक्स स्क्वायर, इनका वर्ग करोगे a का ही आएगा प्लस 2ab, a के स्थान पे x है 2x और b के स्थान पे 1 है, तो 1 का कोई मतलब नहीं, बराबर कितना है 365। चलिए देखिए जरा सा, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, और ये आपके 2x हो गए और ये प्लस 1 हो गए। ये चीज प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू उधर कुछ भी नहीं बचा, जीरो हो गए। कितनी बातें आपको समझ में आ रही है।
अब देखो 2x स्क्वायर नोट करते हैं प्लस ये 2x है, 365 में से एक माइनस होगा तो माइनस की संख्या ज्यादा है, तो 364 इक्वल टू 0। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब हम बातें क्या करने वाले हैं भाई कि 2 से देखिए सब में भाग जा रहा है, तो 2 से सब में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 2 से जब आप क्या लिखोगे, 2 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग, तो 2 एकड़ नम 2, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर यहाँ 2 एकड़ नम 2 एक्स बचेगा, फिर यहाँ भाग देते हैं, 2 इक्के 2, फिर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये हो गए 182। अभी दोस्तों इससे पिछले वाले सवाल में आपने ये किया था कि 13 और 14 का गुणा किए थे 182 आया था, और 13 14 जोड़े थे 27 आया था। अगर 14 में से 13 घटा दे, 13 में से 14 घटा दे तो एक मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो देखो आपको एक ही चाहिए पर प्लस एक चाहिए, तो 14 में से 13 घटाना पड़ेगा, बस यही कॉमन सी बातें हैं। तो लिखो ना जरा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14 में से 13 घटाओगे एक मिलेगा, 14 13 का गुणा करोगे 182 मिलेगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है, यहाँ x प्लस 14 हो गया। अब दोनों में माइनस कॉमन है, 13 कॉमन है, यहाँ x बचा, 13 से भाग दिए थे इसे पिछले बार तो 14 हो गए, इक्वल टू 0। अब दोनों यहाँ से x प्लस 14 कॉमन हो रहा था, अब 14 कॉमन ले लिए, फिर दोनों में बचा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा, और एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 13 उधर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा। भाई साहब ये आपका अमान्य हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अमान्य, ये आपका मान्य होगा। क्यों ये अमान्य होगा, क्योंकि वो धनात्मक पूर्णांक का है और आपका तो ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इनकी कोई गणना नहीं होने वाली है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, एकदम विधिवते पहली संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या x इक्वल टू 13 है, क्या है, x इक्वल टू 13 है, और जो दूसरी संख्या है, जो दूसरी संख्या है वो है x प्लस 1, x के स्थान पे 13 प्लस 1 बराबर 14। तो ये दोनों संख्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपका चौथा सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम बात करने वाले अगले प्रश्न की। तो दोस्तों आपसे पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। इधर समझते हैं, रफ में आ जाओ, फिर उसके बाद उधर चलने वाले जिधर एकदम बेहतरीन बातें होने वाली। चलो एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ना, जिसका एक कोण 90 अंश, तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। भाई नाम दे दो ए बी सी। बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और ये वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, जब कोण यहाँ पर रहेगा तो ना, और तो ये वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। चलिए लंब कड़ आधार तो हम लोग पहचानना जानते हैं। तो देखिए क्या करा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, ये जो लंब है यही आपकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, आधार से क्या है, 7 कम है। यदि आधार पता ही नहीं, यदि मैं मान लूं कि आधार क्या है भाई 14 है, तो 14 में से 7 कम होगा तो ये 7 हो जाएगा। यदि यह 20 है तो 7 कम होगा तो 13 हो जाएगा। यदि यह x है तो यह क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। बस कॉमन सी बातें हैं। आगे क्या करा है, यदि कर्ण 13 हो, यदि कर्ण 13 हो तो कह रहा है आगे अन्य भुजाएं, दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि आधार x है तो लंब जो है ऊंचाई जो है वो 7 कम है आधार से, x माइनस क्या हो गया, 7 हो गया, बस ना। तो चलिए मानते हैं आपको क्या क्या किया है। माना माना आधार, माना त्रिभुज का आधार कितना है, x, त्रिभुज का आधार कितना है, x है। तो लंब जो है कितना हो जाए, लंब को ही तो ऊंचाई कहते हैं। तो लंब जो है आपका क्या है भैया, ऊंचाई, प्रश्नानुसार ऊंचाई देखेंगे तो ऊंचाई कितना है भाई, बता के देखो जरा सा। तो
ऊंचाई कह रहा ना कि आधार से 7 कम है, x माइनस 7 हो जाएंगे। इतना बातें आपको समझ में आया, x माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और कर्ण आपको खुद दिया ही है, कर्ण कितना है भाई 13 है, कर्ण कितना है 13 है। तो प्रश्न पाइथागोरस फार्मूला से या पाइथागोरस सूत्र से या हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय। तो आपको दोस्तों इतना पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि भाई लंब का वर्ग, किसका वर्ग, लंब यानी ऊंचाई यहाँ पर है, और आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग। तो चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। लंब कितना है आपका भाई, देखिएगा जरा सा, लंब कितना है, सॉरी x माइनस 7 है, लंब कितना है x माइनस 7 है, और आधार कितना है x है, फिर बराबर कर्ण कितना है 13 है, तो वर्ग करना है सबका। चलिए वर्ग करते हैं। तो देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे, ये a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के स्थान पे 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, फिर माइनस टू ए के स्थान पे कितना है x है, और b के स्थान पे 7 है, तो 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा -14x आ जाएगा, कितना आएगा -14x आएगा। फिर उसके बाद क्या, प्लस कितना है x स्क्वायर है, और 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर जोड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर ये माइनस कितना है 14x है, ये प्लस कितना है 49 है, देखिए ये प्लस कितना है 49, और ये इधर आएंगे तो -169 हो जाएंगे इक्वल टू 0। एक स्टेप और हल करते हैं, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 14x है, अब इनको इनमें से घटाना है तो कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120, तो -120 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों फिर से 2 से सब में भाग जा रहा है, तो आप क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देने पर, तो 2 एकम 2, यहाँ x स्क्वायर, फिर 2 सते 14, यहाँ 7x, यहाँ 60 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि 60 का गुणनखंड ऐसा ढूंढना है, ऐसा बनाना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे आपको 7 मिल जाए। तो 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटा दोगे 7 मिल जाएगा, तो फटाक से कर डालिए। चलिए गुणनखंड करते हैं सबका, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 12x, और प्लस कितना 5x, 12 में से 5 घटाएंगे -7 आए क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, और 12 पंचे कितना होता है 60 होता है, ये 60 हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ -60 है ना, तो चलिए देखिए दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ x माइनस 12 बचेगा, यहाँ दोनों में क्या कॉमन है +5 कॉमन है, तो यहाँ x बचा, 5 से भाग देंगे तो 12 बच जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो दोनों में यहाँ से क्या कॉमन है भाई x माइनस 12 कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। एक बार ये वाला पद 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, और -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, x की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो +5 बराबर उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, और यह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, क्योंकि जो किसी की भुजाएं होती हैं वो ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि भुजा एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए वो अमान्य हो जाएगा। तो x क्या था आधार था, तो आधार क्या हो जाएगा भाई, आधार जो है आपका x था, x कितना आया 12 सेंटीमीटर, और जो लंब यानी ऊंचाई, लंब यानी भैया ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई कितनी है आपकी दोस्तों, ऊंचाई है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7, 12 में से 7 घटा दिए 5। इस प्रकार आप दोनों भुजाएं ज्ञात कर लिए, आधार और ऊंचाई। यहाँ ऊंचाई जहाँ है वो आप लंब मान के फार्मूला लगाएंगे, तो पूछा ऊंचाई है इसलिए आप ऊंचाई लिख रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो 5वां सवाल है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जो नेक्स्ट सवाल है इस चैप्टर का और इस वीडियो का अंतिम सवाल होने वाला है,
और दोस्तों वो सवाल अभी आपने शुरुआत के जो दूसरा सवाल आपको बताया गया था वो उसी के जैसा है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया होगा तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना अगर भूल गए होंगे तो एक बार दोस्तों एक बार जम के फिर से वीडियो को आप क्या कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मूव करने वाले हैं, फिर बात करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन की, 6वें प्रश्न की। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वही प्रश्न है पुराना वाला। तो मान लेते हैं, माना एक दिन का जो निर्माण कर रहा है, मतलब निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। चलिए आगे क्या कर रहा है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग, उस बर्तन पे नग लगाया जा रहा है, तो प्रत्येक नग की लागत, प्रश्न अनुसार चलेंगे ध्यान से, जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हम लोग लिखने वाले हैं। लागत क्या कर रहा है, प्रत्येक नग की लागत निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, दुगने मतलब 2 का गुणा, दुगने से 3 अधिक थी तो +3 कर दिए। क्या करा, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, और कह रहा है उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताना है। तो चलिए, यानी कुल लागत 90 रुपए है उस दिन की, जिस दिन इतना बर्तन निर्माण किए थे भाई साहब, उस दिन की लागत कितनी है, 90 रुपए। कितना है, 90 रुपए। ठीक भैया, अब आपको बर्तनों की संख्या बताना, प्रत्येक नग की लागत बताना, तो आसानी से बताया जा सकता है, वही पुराना फॉर्मूला हम जानते हैं भी। प्रश्न अनुसार क्या हो जाता है कि बर्तनों की संख्या गुणे बर्तनों का मूल्य, लिख दे रहे हैं, फार्मूला लिख दे रहे हैं, बर्तनों की संख्या, क्या, बर्तनों की संख्या गुणे प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत ना, बराबर कुल लागत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल लागत। ठीक, तो बर्तनों की संख्या कितनी है, x है, फिर कुल प्रत्येक नग की लागत 2x + 3 है, बराबर पूरा कितना है, 90 रुपए। x का गुणा इधर से करोगे तो 2x उसका, x का गुणा 3 से करोगे तो 3x, और बराबर 90। 90 को उठा के इधर लाइए आप तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो 2x उसका + 3x + 90 इधर आएगा तो -90 = 0। उधर कुछ नहीं बचा। अब 90 दूना 180, 90 का गुना 2 से कर रहे हो दोस्तों, तो 90 गुणे 2 करोगे तो 180 आएगा। अब 180 का गुणनखंड आपको करना है, और जिसको जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए, तो चलिए 180 का गुणनखंड करते हैं, क्या आता है। तो देखिए 15 और 12 का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, 15 और 12 का गुणा करोगे तो 180 आएगा, 15 में से 12 घटा दोगे तो 3 मिल जाएगा आपको। चलिए तो मिल गया, तो इधर 2x क्या प्लस क्या कर देंगे, 15x माइनस 12x, 15 में से 12 घटा दिए 3 मिल गया ना, -90 = 0। दोनों में कॉमन क्या दोस्तों, दोनों में x कॉमन है, यहाँ 2x बचा, और प्लस कितना बचा, 15 बचा। दोनों में यहाँ कौन कॉमन है, माइनस कॉमन है, और साथ में क्या कॉमन है देखिएगा, तो आपके दोनों में यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, 6, 6 दूनी 12, 6 से ये भी कट जाएगा, तो 6 कॉमन हो गया। तो यहाँ 2x बचा, 6 दूनी 12x, और 6 से जब भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2x + 15 कॉमन है, और अब क्या है, x - 6 = 0। एक बार आप 2x + 15 = 0 करोगे तो +15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15, और 2 इधर हो जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -15/2, और यह आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा दोस्तों,
क्योंकि जो बर्तनों की संख्या है वो ऋणात्मक कभी नहीं होगी, कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। भाई निर्माण करोगे एक दो से ही, एक दो बर्तन तो निर्माण करोगे, -1 -2 तो निर्माण होगा नहीं, इसलिए माइनस अमान्य होगा। और x - 6 बराबर 0, x बराबर 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। तो उस दिन जिस दिन कुल लागत 90 रुपए आया था, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 6 थी। तो यहाँ लिखेंगे निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की क्या संख्या कितनी है भैया, 6 है। कितनी है, 6। तो प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत निकाल लेते हैं हम लोग। तो चलिए प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, 2x + 3 है। तो 2 गुणे x के स्थान पे कितना है, 6 है, और ये +3, तो 6 दूनी 12 + 3 बराबर कितना, 15। तो ये प्रत्येक नग की लागत आ गई, ये निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या आ गई। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि पूरे लेक्चर के दौरान कोई भी टॉपिक आपका रह गया होगा, कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक बात करने वाली, तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।